नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो ममता का विषय एकांकी पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर अपन प्रभाकर जी को पढ़ रहे थे, विष्णु प्रभाकर जी को। और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी कौन सा? ममता का विष। कहां पर छोड़ा था? वहां पर छोड़ा था जहां पर आपकी धड़कनें बढ़ रही थी। ठीक है, ये सुशील का कमरा है और इस सुशील के कमरे के पीछे की साइड एक कमरा और है, या फिर यूं मान लें कि यहां पर ये दोनों है और यहां पर ये एक बड़ी खिड़की है। अब यहां पर जो है वो एक खाट तो इस प्रकार से लगी हुई है और एक खाट इस प्रकार से लगी हुई है। ठीक है, यहां पर अपन देख रहे हैं कि दो लोग हैं। कौन कौन है? देखिए, दोनों ने ही खिड़की के सामने अपनी खाट डाल रखी है। एक तो डॉक्टर है और एक द्वारकानाथ है। अब द्वारकानाथ कौन है? सुशील के पिता। और इस खिड़की द्वारा ये क्या है? ये बैठक है और बैठक में ये लोग सो रहे हैं। इस खिड़की द्वारा यहां पर जो सुशील की खाट है और सुशील की खाट के भी इस साइड में यहां पर ये कुर्सी है, सॉरी खिड़की है, ये भी खिड़की है। और इस खिड़की को खोल देने से यहां पर जो है वो बहुत तेज हवा यहां पर आती है। यहां पर है वो सुशील सो रहा है और सुशील ने क्या ओढ़ रखा है? कंबल ओढ़ रखा है। ठीक है, अब यहां पे सुशील सो रहा है, ये लोग यहां से इस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लोग नजर रख रहे हैं और यहां पर लगभग मैंने आपको बताया था कि जो एकांकी है वो शुरू कहां से होता है? सुशील की बीमारी से शुरू होता है। सुशील के माता और पिता दोनों ही सुशील की बीमारी से बहुत अधिक दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 14 बेटे खो दिए हैं, सॉरी 13 बेटे खो दिए हैं। 14वां बेटा कौन है? सुशील है। इन्होंने 13 बेटे खो दिए। तो अब इन दोनों को ये चिंता है, अब इन दोनों को ये डर है कि अब इसको कुछ न हो जाए। और सामान्यतः ये इसलिए भी दुखी है कि इनके जो बेटे हैं वो घर छोड़कर भी चले गए। अब जो घर छोड़कर गए हैं तो उसके लिए इनकी चिंता इस प्रकार से हो जाती है कि सामान्यतः पहली बात तो ये स्वस्थ रहे, दूसरी बात ये स्वास्थ्य के साथ साथ ये हमारे पास भी रहे। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ये जो सुशील के माँ बाप की ये जो सारी की सारी संतानें हैं, ये देश के लिए यानी देश को बड़ी मां मानते हैं और देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी बार बार डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है सुशील भी, और वो भी क्या चाहता है कि डॉक्टर बनकर देश की सेवा करूंगा। सामान्यतः इस बात पर इसकी माँ है वो चिढ़ती है, सुशील की माँ चिढ़ती है। और द्वारकानाथ जी जो है वो भी इस बात से परेशान है। वो इस बात से परेशान नहीं है कि वो देश के लिए क्यों कर रहे हैं, वो इस बात से परेशान है कि हमारे पास आज कोई नहीं है। यहां तक कि द्वारकानाथ जी का स्वभाव है वो उसकी माँ से थोड़ा अलग है। डॉक्टर उन्हें यूं कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आपने 13 बेटे खो दिए फिर भी आप जी रहे हैं। तो फिर द्वारकानाथ जी एक सामान्य सी बात कह रहे हैं जो हर एक माता पिता को जाननी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि भाई माता पिता जो है वो अपना कर्म निभाते हैं, संतान अपना कर्म निभाती है। ठीक है, हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, ये हमारा कर्म था, ये हमारा कर्तव्य था।
और हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब संतान जाने, संतान का काम जाने, हमें इस चीज से कोई मतलब है नहीं है। तो इस प्रकार से है, वो द्वारकानाथ जी ये नहीं चाहते कि वो उन्हीं से बंधे रहें, अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर, अपने आप को मारकर वो उनके पास बने रहे, ये नहीं चाहते। ये बस जो सुशील की माँ है उसके लिए वो यूं चाहते हैं कि कम से कम एक बेटा, उसकी आखिरी उम्मीद उसके पास है, बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। द्वारकानाथ जी उसकी माँ को संतुष्ट करते हैं तो सुशील के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सुशील पढ़ना चाहता है तो उसे कह रहे हैं कि हाँ बेटा, मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगा, तू कॉलेज अवश्य जाएगा। और सुशील एक दिन भी जब भी थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करता है, उसी दिन कॉलेज जाने का प्रोग्राम बनाने लगता है, कॉलेज जाने की रट्टा लगाता रहता है। इस प्रकार से चला जा रहा है, परंतु सुशील बहुत बीमार है। और बीमार क्या है, नॉर्मल बुखार है, परंतु बुखार छोड़ नहीं रही है, 3 महीने हो गए। कारण डॉक्टर को समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़ी बीमारी तो हो सकता है ठीक नहीं हो, परंतु नॉर्मल बुखार, जैसे उन्होंने हर समय जिस प्रकार की दवाई दी है, बुखार रहना ही नहीं चाहिए था। बुखार क्यों आ रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए आज ये बैठक में रखे थे। 2 बजे तक डॉक्टर ने पहरा दिया, 2 बजे तक। उसके बाद द्वारकानाथ जी उठ गए और डॉक्टर को कह दिया कि अब आप सो जाइए, मैं पहरा देता हूं। डॉक्टर सो गया। अब यहाँ पर द्वारकानाथ जी आ गए। द्वारकानाथ जी पहरा दे रहे हैं और यकायक वो डॉक्टर को उठाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए। क्या हुआ कि एक छाया मूर्ति है, छाया मूर्ति है, वो सुशील के पास गई है, उसको चूम रही है, उसको देख रही है। उसके बाद है वो फिर से सुशील के पास आकर खड़ी हो गई है। फिर उसने दवा की शीशी ली और दवा वो बाहर गिरा के आ गई है। और उसी समय द्वारकानाथ जी देखते हैं कि अरे ये तो सुशील की माँ है। तो जैसे ही उनको ये पता चलता है कि सुशील की माँ है, तब डॉक्टर तो दौड़ पड़ते हैं। द्वारकानाथ जी वहां पर कांपने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये सुशील की माँ क्या कर रही है। यहाँ पर डॉक्टर दौड़ पड़ते हैं कि आइए आइए, जल्दी आइए, कमरे की तरफ चलिए। तो जब उसके पिता द्वारकानाथ है, वो डॉक्टर को आवाज लगाते हैं, डॉक्टर क्या हुआ, परंतु डॉक्टर कुछ बोलते नहीं है। सीधे के सीधे आकर और इस कमरे में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही ये दोनों कमरे में प्रवेश करते हैं, वैसे ही जो सुशील की माँ है वो कहती है कि आप, और ये कहते हुए आप, और फिर है वो यूं गिरकर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होते होते, मेरा बेटा है, मेरा बेटा कहीं मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मेरा बेटा सदैव मेरे पास रहेगा, ये ठीक हो रहा है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, परंतु ये ठीक हो जाएगा तो ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। जैसे वो अन्य बेटे गए थे, वैसे ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। यानी वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चली जाती है और बेहोशी में भी लगातार बड़बड़ाती रहती है कि मेरे बेटे चले जाएंगे, ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद ये कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाकर ये पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के बाद ये भी मुझे छोड़कर चले जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। और ये है वो बड़बड़ा रही है। यहाँ पर द्वारकानाथ जी सुशील की माँ को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है, क्या होगा, ये ऐसा क्या है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर यूं कह रहा है कि मैं ये ही जानना चाहता था, मैं ये ही जानना चाहता था, बीमारी जानना चाहता था, मुझे बीमारी मिल गई है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब आप निश्चिंत रहिए, अब सुशील भी ठीक होगा और सुशील की माँ भी ठीक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो द्वारकानाथ जी पूछते हैं कि हुआ क्या, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि सुशील की माँ ऐसा कर सकती है। यानी सुशील की माँ बार बार चाह रही थी कि सुशील बीमार रहे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ठीक होगा वो कॉलेज जाएगा, वो अच्छी पढ़ाई करेगा, वो डॉक्टर बनेगा या बड़ा होगा, वैसे वो उसको छोड़कर जाएगा। तो सुशील की माँ ये नहीं चाह रही थी कि वो ठीक भी हो। जब द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुशील की माँ ऐसा कर सकती है,
तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये उनको भी विश्वास नहीं है, उनको भी, मतलब सुशील की माँ को भी पता नहीं है कि वो ऐसी हरकत कर रही है, वो ऐसा काम कर रही है। ये उनकी है अत्यधिक ममता, ये अत्यधिक ममता है जो उनसे करवा रही है। और ये जो अत्यधिक ममता होती है ना, ये ही बालक के लिए विष बन जाती है, जहर बन जाती है, क्योंकि इसके लिए जहर बन गई है, इसको ठीक नहीं होने दे रही कि माँ की अत्यधिक ममता संतान के लिए विष बन गई है। और इसी को कहते हैं ममता का विष। और यहाँ पर इस एकांकी का जो शीर्षक है वो सार्थक होता है। कौन सा शीर्षक? ममता का विष। ये अर्थात माँ की ममता जब बहुत अधिक हो जाती है तो भी वह संतान के लिए हानिकारक हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, उनकी अत्यधिक ममता होगी, वो चाहती है कि उसका बेटा कहीं भी नहीं जाए उसको छोड़कर, चाहे उसे अपने घर में उसे बीमार ही क्यों न रखना पड़े। और अब आपको समझ में वो बात भी आ गई होगी कि माँ भाग कर गई थी डॉक्टर को, सुशील को जब चौथी बार बुखार आया था तो डॉक्टर और द्वारकानाथ जी जब बाहर निकले थे तो माँ उनके पीछे पीछे भाग कर गई थी और भाग कर जाकर पूछा था कि क्या हुआ, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और तब मैंने बताया था कि बार बार डॉक्टर और माँ के इस संवाद को लेखक क्यों लिखना चाहता है, इसलिए क्योंकि माँ क्लियर करना चाहती थी, वहां पर निश्चित करना चाहती थी कि सुशील को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, सुशील है वो धीरे धीरे ठीक होना चाहिए, परंतु पूर्णतः ठीक भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो बार बार वैसी चीज पूछ रही थी। उसके बाद जो डॉक्टर है वो द्वारकानाथ जी को समझाते हैं कि देखिए आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप सुशील की माँ को ये बात नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही बेहोश हुई ना, बेहोशी की हालत में वो सब भूल गई। उन्होंने अपने को देखा, मुझे भी देखा, परंतु वो भूल चुकी है, अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही आप ऐसे कीजिए, इनको होश में लाने का प्रयास कीजिए और मैं भी कुछ दवा देखता हूँ, दवा देकर इनको होश में लाने का प्रयास करता हूँ। अब बीमारी तो मिल चुकी है, अब इलाज हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और डॉक्टर ये कहता है कि आप होश में लाने का प्रयास कीजिए, मैं दवा लाता हूँ। और ये कहकर डॉक्टर वहां से निकल जाते हैं। और वो जो पदचाप है, पदचाप का मतलब होता है पैरों के चलने की ध्वनि, वो धीरे धीरे दूर जाती हुई दिखाई देती है और वहीं पर एकांकी खत्म होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस एकांकी में आपको बताया था कि एक संगीत की ध्वनि है जो बराबर इस एकांकी में चलती जा रही है, ये मैंने प्रारंभ में बताया था। ठीक है। तो ये संगीत की ध्वनि है, जब इन लोगों की धड़कन बढ़ती है वैसे वैसे ये ध्वनि बढ़ती है, जैसे जैसे माहौल कुछ ठीक होता है वैसे वैसे ठीक होता है। मान लीजिए आप इस एकांकी का मंचन करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की संगीत ध्वनि भी देनी होगी। और जैसे जैसे पर्दा गिरता है ना, यहाँ पर डॉक्टर चला जाता है, द्वारकानाथ जी अपनी पत्नी को लेकर बैठे हैं, उसको होश में लाने का प्रयास करते हैं। वहां पर पर्दा गिरते ही और समाप्ति का जो संगीत होता है वो भी बजता है और उस समाप्ति के संगीत के साथ ही एकांकी खत्म हो जाता है, एकांकी पूरा हो जाता है। तो ये था ममता का विष एकांकी। और इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने एक नए विषय पर बात की है, विचार किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अत्यधिक ममत्व भी विष का काम करने लग जाता है। माँ की ममता महान होती है, सब जगह आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाती है, परंतु विष्णु प्रभाकर जी का जिस समय अपनों ने परिचय पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये नवीन विषय लेकर आते हैं। और ये भी नवीन विषय है कि माँ की ममता की अधिकता भी संतान के लिए विष बनकर किस प्रकार से सामने आई। और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा, जो उसकी अंतिम आस है, उसकी अंतिम उम्मीद है, वो उसके हृदय से कहीं भी दूर जाए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको ये एकांकी समझ में आया होगा। इसी के साथ ये एकांकी समाप्त होता है। ये क्लास अपन पूर्ण करते हैं और उसके बाद नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।